हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी कैम्प। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सॉलिड स्टेट का फाइनल पार्ट, जिसके अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो ये पार्ट होगा हमारे सुपर 10 सीरीज़ का। अगर आपने लास्ट के 2 वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम जो है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड इस लेक्चर में भी हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व। सो लेट अस स्टार्ट विद द सुपर 10 सीरीज़ पार्ट 3। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने मेरी पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अराउंड 6 to 7 वीडियोस मैंने जो बनाए एंड वो जो है आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 एंड ये जो सेशन होगा ये हमारा लास्ट सेशन होगा फॉर द चैप्टर सॉलिड स्टेट। एंड इस सेशन के बाद मैं आपको जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होमवर्क भी देने वाला हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। इस सेशन में हम लोग 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी हमारे जो 10 क्वेश्चन होंगे उन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो है वो एक टाइप के होंगे एंड 5 क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के होंगे। तो वो कुछ इस तरह से होंगे। जो फर्स्ट टाइप जो होगा हमारा वो होगा MCQ, बट MCQs भी जो है हम जो है इस बार टफ वाले MCQ सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो होगा वो होगा मोर देन 1 करेक्ट आंसर वाला। एंड जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो होंगे हमारे असर्शंस एंड रीजनिंग वाले, है ना। सो विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस हम जो है ट्राई करेंगे टू रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द चैप्टर सॉलिड स्टेट एंड आई होप कि काफ़ी जो है आपको हेल्पफुल होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द MCQ। सो हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ मोर देन 1 करेक्ट आंसर, यानी हमारे पास जो आंसर्स होंगे मोर देन 1 हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा जो है हम जो है आंसर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अब ऐसा तो नहीं होगा कि चारों के चारों जो है करेक्ट होंगे, है ना, या फिर 3 करेक्ट होंगे या तो 2 करेक्ट होंगे। इन शॉर्ट मोर देन 1 एंड लेस देन 4, इसको आप ऐसा समझ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So the first question is, which of the following are not true about hexagonal close packing arrangement? Okay, तो हमें जो अरेंजमेंट दी हुई है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड उसके बारे में जो है हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें ऑप्शंस को रीड करके ये पता करना है कि इनमें से जो है कौन कौन से ऑप्शन जो है नॉट ट्रू है, यानी रॉन्ग है। ठीक है, which are not correct. So let us read one by one and study step by step. The first option is it has 26% empty space, यानी बोला जा रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो है 26% जो है एम्प्टी स्पेस है। सो ये पता लगाने के लिए हमें जो है जितने भी हमारे पास अरेंजमेंट होते हैं जैसे FCC, BCC, इन सब के जो है पैकिंग एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, the packing efficiency of hexagonal close packing is 74%. Okay, so from the packing efficiency, अगर 100 में से हम पैकिंग एफिशिएंसी को माइनस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा एम्प्टी स्पेस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम 100 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 74 को और हमें आंसर मिलेगा 26। सो दिस इज हाउ वी फाउंड आउट द एम्प्टी स्पेस in hexagonal close packing. So the first option which has been given to us is correct. So हमें जो पूछा गया है कि हमें नॉट ट्रू बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है एंड हमें इसको टिक मार्क नहीं करना है फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स रीड आउट द सेकंड ऑप्शन। इन दिस अरेंजमेंट थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर, यानी बोला गया जो थर्ड लेयर होता है HCP का, है ना, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा फर्स्ट लेयर के। सो फॉर दिस हमें पता होना चाहिए कि HCP का जो अरेंजमेंट होता है वो AB टाइप का होता है, AB टाइप का। एंड AB टाइप का मीनिंग क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट लेयर होता है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है हमारे थर्ड लेयर से। सो ये दोनों ऑप्शन भी, ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो हो गए, ये भी इन्फॉर्मेशन जो हो गया वो एकदम करेक्ट हो गया। लेट अस रीड दी ऑप्शन C। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन C the coordination number in this arrangement is 6. तो मैं आपको बता दूं कि coordination number in hexagonal close packing is not 6 but it is
12। तो आपको याद रखना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12। सो हमारे पास ये जो ऑप्शन सी हो गया, ये हो गया रॉन्ग, एंड यही हमें जो है आंसर में चाहिए था। बट क्योंकि ये मोर देन वन करेक्ट आंसर है, तो हमें लास्ट ऑप्शन को भी रिफर करना पड़ेगा। द लास्ट ऑप्शन इज इट इज़ क्लोजली पैक्ड एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। क्लोजली पैक का मीनिंग क्या हो गया, यानी पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमें बताया गया है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी है, वो पैकिंग एफिशिएंसी एग्जैक्टली इक्वल है एज दैट ऑफ दी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, यानी बीसीसी से। तो क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। हमें पता होना चाहिए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज आइडेंटिकल विद क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर एफसीसी कह सकते हैं, है ना। एंड हमने जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखा था, उसके अंदर हमने सीखा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% होती है। सो पैकिंग एफिशिएंसी हमारी एचसीपी की आइडेंटिकल होती है सीसीपी और एफसीसी से, है ना। एंड आपको बता दूं कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 68%, यानी बॉडी सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसी जो है 68% होती है। तो ये आपको याद रखना है। सो इन दिस वे हमने देखा कि जो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है वो क्या है, इनकरेक्ट है, जो कि हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट ट्रू अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हमने देखा कि जो हमारा ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है वो क्या है, रॉन्ग है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो है बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास जो है दो क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ चुके हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, I mean the second question is, in which of the following structures the coordination numbers of both the ions are same? And the third question is, the coordination number of 8 for the cation is found in. So इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, उसका नाम था स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कॉमन आयनिक कंपाउंड्स। तो NaCl, CaCl, ZnS और Na2O, या फिर ये CaF2, ये सब जो है इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन था उन वीडियो में। सो इन दैट वीडियो हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कॉमन आयनिक कंपाउंड्स। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कौन से स्ट्रक्चर्स में जो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन और एनायन का जो है सेम होगा। सो एक एक करके हम चलेंगे। सबसे पहले ये Cl है, यानी सीजियम क्लोराइड। इसके अंदर हमारे पास जो सीजियम कैटायन होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, एंड क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। सो बोथ ऑफ देम हैव द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एंड उसके बाद अगर हम आते हैं NaCl पर, NaCl, तो NaCl के अंदर हमें पता है जो सोडियम कैटायन होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, एंड जो क्लोरीन होता है इसके अंदर भी जो क्लोराइड आयंस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी होता है 6, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। So both zinc and sulfur ions have the same coordination number of 4 each, है ना। तो पूछा है कि in which of the following structure the coordination numbers of both the ions are same। both the ions जो है सेम होना चाहिए, ऐसे ऑप्शंस को हमें सिलेक्ट करना है। लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट डी जो है हमारे पास, इसके अंदर है हमारे पास है Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड। सो इन सोडियम ऑक्साइड को हम लोग जो है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एंड सोडियम ऑक्साइड हमारे पास जो Na का यानी सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4, एंड ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। ये सारे के सारे आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड याद होने चाहिए, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉमन आयनिक कंपाउंड्स। विद द हेल्प ऑफ दिस हमारे दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि कौन कौन से आयन जो है, कौन कौन से कंपाउंड्स के अंदर दोनों आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सेम है। तो हमने देख लिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के अंदर हमारे पास जो
कोऑर्डिनेशन नंबर्स है वो है सेम है आयंस के। सो इन दिस वे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में आ गए ए, बी एंड सी ऑप्शंस। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है द कोऑर्डिनेशन नंबर 8 फॉर द कटायन इज फाउंड इन। बताओ कौन से कंपाउंड के अंदर हमारे कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 8 है। तो इन कंपाउंड CaCl आप देख सकते हो कि हमारा जो कटायन है सीजियम प्लस आयन या फिर सीजियम कटायन, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ए ऑप्शन। एंड इन द स्ट्रक्चर CF2, हमें पता है CF2 को हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, एंड इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है एज दैट ऑफ द स्ट्रक्चर Na2O। सो इन CF2 हमारे पास जो कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 8, एंड जो फ्लोराइड का जो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 4। सो इन दिस कंपाउंड ऑल्सो इन CF2 हमारे पास जो कटायन है यानी कैल्शियम आयन है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 आता है। सो हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से हमने जो है इजीली सॉल्व कर लिया दोनों क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the fourth question is the correct statement regarding defects in solids are Frankel defect is usually favored। So after reading all the options आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जो है शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में जो है पूछा गया है। तो एक एक करके हम ऑप्शंस पढ़ेंगे एंड उनके बारे में जो डिस्कस करते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज Frankel defect is usually favored by a very small difference in the size of cation and anion। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। हमें पता होना चाहिए कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स के अंदर जो कटायन और एनायन का साइज होता है, इन केस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट हमारे पास जो साइज ऑफ द कटायन और एनायन होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, यानी ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होते हैं कटायन और एनायन इन केस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। बट इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, अगर मैं फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करूं तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर हमारे पास जो एनायन होता है, एनायन वो क्या होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू कटायन। समय जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड बाय वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायन एनायन, ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है एंड हमें जो है आंसर में करेक्ट स्टेटमेंट करना है। सो ए विल इज नॉट द आंसर। ओके, लेट अस मूव टू द बी ऑप्शन। Option B is Frankel defect is a dislocation defect. Yes, it is obvious that Frankel defect is a dislocation defect because Schottky defect में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कैटायन और एनायन जो है लीव करके चले जाते हैं और वैकेंसी क्रिएट करते हैं, इसलिए हम Schottky डिफेक्ट को जो है वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग जो है डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन हो गया वो एक करेक्ट स्टेटमेंट एंड ये हमारा होगा वन ऑफ द आंसर्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड ऑप्शन। ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर्स। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था इन वन ऑफ आवर लेक्चर्स, जिसके अंदर मैंने जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था एंड उसका जो सब टॉपिक था वो था मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो हमने देखा था इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है दो तरीके से हो सकता है, द वन ड्यू टू एनायन वैकेंसी and the other due to extra cation।
सो इन बोथ ऑफ दिस हमने देखा था इन केस ऑफ एनायन वैकेंसी, हमारा जब एनायन जो है वैकेंसी क्रिएट करता है तो उसकी प्लेस पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैप हो जाता है, एंड इसी ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को यानी उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स। जो थर्ड ऑप्शन हमारा है वो एकदम करेक्ट है। So option C is also right. Trapping of an electron in the lattice leads to the formation of F centers. Now let's move to the last option. Schottky effect have no effect on the physical properties of solids. तो बोला गया है कि Schottky effect जो है हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी फिजिकल चेंज नहीं लाते हैं। तो क्या है सही है? अगर आपको पता है सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप आंसर दो इसका। इन केस ऑफ Schottky इफेक्ट हमें पता है कि इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन जो है लीव करके चले जाते हैं। इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस जो है लीव करके चले जाते हैं और हमारे पास जो है वैकेंसी क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि ये कटायंस और अनायंस जो है वेकेंट हो जाते हैं हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, तो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाते हैं हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के। सो जो ऑप्शन डी है वो क्या है? हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। So the fifth question is, which type of defects are found in silver bromide and zinc sulfide crystal systems? चार ऑप्शन दिए हुए एंड जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनके अंदर जो आंसर है वो मोर देन वन करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है कुछ ट्रिकी हो चुका है ना। तो ट्रिक इसके अंदर ये है कि हमारा जो AGBR क्रिस्टल सिस्टम होता है, AGBR क्रिस्टल सिस्टम, इसके अंदर जो है बोथ फ्रैंकल एंड Schottky इफेक्ट जो है शो होते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इस बात को कि AGBR के अंदर इन AGBR बोथ फ्रैंकल एंड Schottky इफेक्ट अकर, है ना, एंड इन जिंक सल्फाइड ओनली फ्रैंकल डिफेक्ट्स अकर्स। तो अगर हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रैंकल एंड Schottky। तो ऑब्वियसली फ्रैंकल तो AGBR में शो करता ही है बट Schottky इफेक्ट जो है जिंक सल्फाइड में शो नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द आंसर। लेट्स मूव टू द सेकंड ऑप्शन Schottky एंड फ्रैंकल। तो ऑब्वियसली Schottky जो है AGBR में शो करता है एंड फ्रैंकल जो है जिंक सल्फाइड में शो करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ इन थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो कि फ्रैंकल एंड फ्रैंकल, तो हमें पता है फ्रैंकल डिफेक्ट जो है AGBR में शो करता है एंड जिंक सल्फाइड में भी फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी है वो क्या है? करेक्ट है। इन ऑप्शन डी हमारे पास दोनों में Schottky है। तो AGBR के लिए तो Schottky परफेक्ट है बट जिंक सल्फाइड में जो है फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। सो इन दिस वे हमने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ मोर देन वन करेक्ट आंसर्स के जो है कुछ एग्जांपल जो है सॉल्व कर लिए, एंड आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम करने वाले क्वेश्चंस ऑफ द टाइप असर्शंस एंड रीजनिंग। सो स्टार्ट करते हैं विद असर्शंस एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि असर्शंस का मीनिंग क्या होता है। जो असर्शन होता है वर्ड, उसका मीनिंग होता है फैक्ट या फिर बिलीफ, एंड उसको सपोर्ट करने के लिए हमें जो है एक रीज़न दिया हुआ होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें क्या होगा, एक असर्शन प्रोवाइड किया जाएगा एंड एक रीज़न प्रोवाइड किया जाएगा, यानी टोटल दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वन फॉर दी असर्शन एंड वन फॉर दी रीज़निंग। सो हमें असर्शन को चेक करना होता है कि असर्शन जो है करेक्ट है या नहीं, एंड उसको सपोर्ट करने के लिए जो रीज़न दिया हुआ है वो भी हमें चेक करना होता है। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो है आंसर जो है किस टाइप के होंगे वो मैं आपको बता दूँ। इसके आंसर जो है हमें 5 तरीके से देने होते हैं।
A, B, C, D एंड E। सो इसके टोटल हमें 5 तरीके से आंसर देने होते हैं। यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ असर्शंस एंड रीज़न। सो इन केस ऑफ ऑप्शन ए, हमारे पास जो असर्शन होता है वो राइट दिया हुआ होगा, रीज़न जो होता है वो भी राइट दिया होगा, एंड रीज़न जो होगा वो राइट एक्सप्लेनेशन होगा फॉर दी असर्शन। ये हमें चेक करना होता है ना। सो ऑप्शन बी हमें सिलेक्ट करना है जब हमारे पास जो है असर्शन राइट दिया हो, रीज़न राइट दिया हो, बट वो रीज़न जो है असर्शन के लिए सपोर्टिव नहीं है, तब हमें इन दैट केस हमें ऑप्शन बी चूज़ करना है। सी ऑप्शन हमें तब चूज़ करना है जब हमें रीज़न असर्शन राइट दिया हो एंड रीज़न जो है उसको सपोर्ट करने के लिए रॉन्ग दिया हो। डी ऑप्शन हमें तब चूज़ करना है जब हमें असर्शन रॉन्ग दिया हो बट रीज़न राइट दिया हो। उसी तरह अगर मैं ई ऑप्शन की बात करूँ तो ई ऑप्शन हमें तब चूज़ करना है जब हमारे पास असर्शन भी गलत दिया हो एंड रीज़न भी गलत दिया हुआ हो। सो इस टाइप से हमारे पास 5 तरह के जो है आंसर होते हैं इन असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, असर्शन एंड रीजन्स में हमें 2 स्टेटमेंट दिए होंगे। असर्शन को आप समझ सकते हो एज अ फैक्ट और बिलीफ, एंड उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो है रीज़न दिया हुआ होता है ना। सो असर्शन को हमें पहले पढ़ना है, ये चेक करना है कि वो जो असर्शन हमें दिया हुआ है, ऑब्वियसली एक इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, वो राइट है या नहीं। अगर राइट होंगे तो ये 3 ऑप्शन में से हम जो है चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो है रीज़न दिया हुआ होता है। रीज़न को पढ़ के हमें पता लगाना होता है कि जो रीज़न जो है राइट है या नहीं फ़र्स्ट ऑफ ऑल। सो अगर रीज़न राइट है फिर हमें ये चेक करना होता है कि वो जो है असर्शन के लिए सपोर्टिव है या नहीं, यानी उसी रीज़न की वजह से जो है असर्शन होता है, ऐसा चेक करना है हमें। सो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले अगर रीज़न राइट है तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे। जो 2 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा कि राइट एक्सप्लेनेशन फॉर दी असर्शन, और जो दूसरा ऑप्शन है वो होगा रॉन्ग एक्सप्लेनेशन फॉर दी असर्शन। यानी रीज़न तो हमारा राइट है बट वो एक्चुअल में जो असर्शन हमें प्रोवाइड किया गया है उसके लिए सपोर्टिव है या नहीं, वो चेक करना है ना। सो इस तरह से जो हमारे पास जो है मेथड होते हैं आंसर देने के लिए। ऑप्शन डी एंड ई के लिए हमारे पास में जो है असर्शंस जो है रॉन्ग है, यानी अगर हमारे पास असर्शंस रॉन्ग आ रहे हैं तो डी और ई में से एक आंसर हो सकता है। उसके बाद हमें रीज़न चेक करना होता है, अगर रीज़न राइट है ना, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बट अगर रीज़न जो है रॉन्ग आ रहा है एंड असर्शन भी रॉन्ग आ रहा है तो ऑप्शन ई विल बी दी आंसर। सो इस तरह से हमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने पड़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। So let us read the assertion first. In any ionic solid Mx with Schottky defect, the number of positive negative ions are same. So first of all हमें चेक करना है कि जो हमें जो assertion दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। So assertion कहता है कि कोई भी आयनिक सॉलिड के अंदर मान लो Mx है तो उसके अंदर अगर Schottky डिफेक्ट हो तो फिर भी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है सेम होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर सेम। सो असर्शन इज़ ऑब्वियसली वेरी राइट बिकॉज हमें पता है कि Schottky डिफेक्ट्स के अंदर जो है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और अनायंस जो लीव होते हैं। एंड रीज़न में भी आप देख सकते हो कि रीज़न जो है क्या दिया हुआ है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन वैकेंसीज आर प्रेजेंट। सो आफ्टर ऑब्जर्विंग दी असर्शंस एंड रीज़न हमें कह सकते हैं कि रीज़न भी राइट है एंड असर्शन भी राइट है। सो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन होंगे वो किस तरह से होंगे, असर्शन राइट है, रीज़न भी उसका राइट है, एंड हमें फिर चेक करना है कि रीज़न जो है उस असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, यानी रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर द असर्शन। सो ऑब्वियसली यस इट इज़ करेक्ट, सो एक्सप्लेनेशन भी राइट है। सो इसको चूज़ करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन था, दैट इज़ ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए हमारा होगा यहाँ पे आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज़ असर्शन इज़ राइट, रीज़न इज़ राइट, एंड जो एक्सप्लेनेशन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर दी असर्शन।
सो इन दिस वे हमने कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सो दिस इज़ आवर सेकंड क्वेश्चन विच सेज असर्शन जो है ये कहता है कि इन CH_Cl कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम कटायन या फिर CS प्लस आयन इज़ 8. सो बताया गया कि CH_Cl में जो CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है. सो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मेरा लेक्चर है स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कॉमन आयनिक कंपाउंड्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके रिलेटेड अलग अलग तरह से जो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप में. सो हमें पता है, हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि CS प्लस कटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 ही होता है. दिस इज़ 8 ओनली. सो आप देख सकते हो यहाँ पर इन MCQ पार्ट हमने देखा था कि सीजियम क्लोराइड के अंदर जो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है. सो यहाँ पर जो हमें असर्शन दिया हुआ वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. सो उसको सपोर्ट करने के लिए हम रीज़न देखते हैं. रीज़न क्या कहता है कि Cl माइनस इन CH_Cl हैज़ BCC अरेंजमेंट. सो रीज़न ये कहता है कि असर्शन जो है वो क्यों है, क्योंकि Cl माइनस जो है CH_Cl में BCC अरेंजमेंट शो करता है. सो क्या आपको लगता है ये राइट है? हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कुछ इस तरह कहते हैं कि अगर किसी भी आयन के से टच होकर एक नंबर ऑफ़ एटम जो टच है तो वो नंबर ऑफ़ एटम्स जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा फॉर दैट आयन. सो यहाँ पर अगर मैं CS प्लस की बात करूँ तो CS प्लस के साथ में जो है 8 क्या होंगे, 8 अलग अलग टाइप के या फिर 8 उसी टाइप के जो है एटम जो है उससे अटैच होंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 8 शो कर रहा है CS प्लस. सो Cl माइनस हैज़ BCC अरेंजमेंट ये जो है करेक्ट नहीं है ना. इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है हमें असर्शन को सपोर्ट करने के लिए वो ट्रू नहीं है. सो इसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है हमें जो आंसर मिला है वो लिख लेते हैं. हमें जो असर्शन दिया हुआ है वो तो हमें राइट मिला, बट जो रीज़न दिया हुआ है वो हमें रॉन्ग मिला. सो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन में है ऑप्शन सी. आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर असर्शन हमें राइट है एंड रीज़न जो है रॉन्ग दिया हुआ है. सो फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर आंसर. दिस इज़ आवर आंसर. सो इन दिस वे हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया. एंड वी शुड नो कि हमारा जो CH_Cl का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर CS प्लस कटायन होता है एंड क्लोराइड आयन होता है. तो जो CS प्लस का जो कटायन होता है अरेंजमेंट होता है वो होता है एट दी बॉडी सेंटर, एंड जो क्लोराइड आयंस का जो पोजीशन होता है वो होता है या फिर जो इसका अरेंजमेंट होता है उसका हम लोग बोलते हैं सिंपल क्लोज पैकिंग, विच मीन्स दैट क्लोराइड आयन इज़ प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स सो यहाँ पर जो हमें रीज़न दिया हुआ है उसने बताया है कि क्लोराइड आयन का जो अरेंजमेंट है वो बॉडी सेंटर्ड है, जो कि बिल्कुल गलत है. सो इस वजह से भी जो रीज़न हमारा जो है गलत हो जाता है. सो इन दिस वे हमने जो है सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द थर्ड क्वेश्चन इज FeO इज़ नॉन स्टोइक्योमेट्रिक विथ Fe.95O. सो ये Fe जो 0.95O है ये कुछ इस तरह से है. Fe 0.95 एंड O ये कुछ इस तरह से. सो हमें पता है जब हमने स्टडी किया था नॉन स्टोइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, सो उसके अंदर हमने देखा था कि इन नॉन स्टोइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है FeO का वो चेंज हो जाता है इन डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द आयंस रिप्लेस्ड. ओके, सो हमने नॉन स्टोइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स में ये सीखा था. सो असर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है. FeO जो है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक है विथ Fe.95O, क्योंकि जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसका चेंज हो चुका है. ये किसका पार्ट है? ये हमारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के
इम्प्योरिटी डिफेक्ट सेक्शन का पार्ट है। सो अगर उसको आपको स्टडी करना है तो आप मेरा वो वाला लेक्चर देख सकते हो। सो इसको सपोर्ट करने के लिए जो हमारे पास रीज़न दिया हुआ वो रीज़न हम पढ़ते हैं। सम Fe2+ आयंस आर रिप्लेस्ड बाय Fe3+, है ना। सो इसका रीज़न क्या दिया हुआ है कि कुछ Fe2+ आयंस जो रिप्लेस हो जाते हैं Fe3+ आयन से। सो ऑब्वियस सी बात है, इन FeO अगर हम FeO को स्टडी करें तो FeO के अंदर Fe2+ एंड O2- के आयंस प्रेजेंट होंगे। बट ड्यू टू इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, ड्यू टू इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारे पास जो है Fe3+ की जो है इम्प्योरिटी आ जाती है हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, एंड उसकी वजह से हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसके अंदर जो है चेंज आ जाता है। सो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें जो है एज अ क्रिस्टल, इन होल क्रिस्टल हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है, चाहे किसी भी तरह का डिफेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स हो जिसके अंदर हमारे पास फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट्स होते हैं, चाहे वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स हो जिसके अंदर हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट या फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ये सब होते हैं। सो हमें किसी भी तरह के डिफेक्ट में ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है उसकी क्रिस्टल की मेंटेन रहे। सो उसी की वजह से हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज आ जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो असर्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो रीज़न दिया हुआ है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। assertion is right, reason is right, and the reason is the correct explanation for the assertion. So हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी दी आंसर फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 3। सो ये हमने देख लिया। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द assertion. Size of cation is larger in tetrahedral void than in octahedral void. cation का साइज जो है लार्जर होता है एज कम्पेयर इन टेट्राहेड्रल वॉइड एज कम्पेयर टू दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो बेसिकली हमें ये पूछ रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से जो है लार्जर जो है टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है इन दी असर्शन। सो क्या है राइट है, लेट्स सी। हमें पता है कि जो कटायन होता है वो साइज़ में स्मॉलर होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वो जो है वॉइड्स पर ऑक्यूपाई करता है एंड नॉट ऑन दी लैटिस पॉइंट्स। जो हमारा एनायन होता है वो क्रिएट करता है वॉइड्स बाय ऑक्यूपाइंग दी लैटिस पॉइंट्स, एंड उन वॉइड्स पर जो है हमारा कटायन जो है ऑक्यूपाई करता है। बट टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से बड़ा कौन है, इसको जानने के लिए हमें ये रिलेशन याद होना चाहिए। जो रिलेशन है, दो रिलेशन है वो हमें याद होना चाहिए। सो यहाँ पर हमें एक बात समझना होगा कि जो साइज़ ऑफ कटायन है, यहाँ पर साइज़ ऑफ कटायन से मीनिंग क्या होगा, साइज़ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, बिकॉज वॉइड पर तो कटायन ही ऑक्यूपाई करने वाला है। तो साइज़ ऑफ कटायन इज़ नथिंग बट साइज़ ऑफ दैट वॉइड। सो साइज़ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड साइज़ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमें पता करना है कौन सा बड़ा है। एंड वी नो दैट हम साइज़ को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, बाय रेडियस। तो हमारे पास जो है दो रिलेशंस होते हैं रेडियस के, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। सो रिलेशन कुछ इस तरह से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल आर। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। जो सेकंड रिलेशन होता है वो होता है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.414 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर। अब ये कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर इज़ नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अनायन। अब इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्योंकि अनायन जो है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू दी कटायन, है ना। सो उसकी वजह से हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं अनायन के साइज़ को या फिर अनायन के रेडियस को। सो फ्रॉम 1 and 2 हम देख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 0.225 मल्टीपल है कैपिटल आर का, एंड जो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 0.414 मल्टीपल है कैपिटल आर का। सो फ्रॉम 1 and 2 ऑब्वियस सी बात है कि जो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है वो क्या है, स्मॉलर है
एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी जो कटायन ऑक्यूपाई करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड पर उसका साइज जो है छोटा होगा एज कम्पेयर टू द कटायन ऑक्यूपाइंग इन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द टेट्राहेड्रल वॉइड। बट हमें जो असर्शन दिया हुआ है वो असर्शन ये कहता है कि कटायन इज़ लार्जर इन टेट्राहेड्रल वॉइड। सो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल वो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो बिल्कुल गलत है। सो यहाँ पर हमारा जो असर्शन होगा वो असर्शन हो गया गलत। अब हम रीज़न चेक करते हैं, रीज़न क्या दिया हुआ है। द कटायंस ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अनायंस इन क्रिस्टल क्लोज पैकिंग। रीज़न बताया गया कि किसी भी क्रिस्टल पैकिंग में हमारा जो कटायन होता है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इन शॉर्ट बोल रहा है कि जो कटायन जो है वो बिगर इन साइज होता है एज़ कम्पेयर टू द अनायंस। सो ये इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास जो रीज़न हो गया वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। सो इसके लिए हमने आंसर क्या देखा था, इसके लिए हमने आंसर देखा था ऑप्शन नंबर ई। इन ऑप्शन नंबर ई हमने देखा था कि हमारा असर्शन भी रॉन्ग था एंड रीज़न भी रॉन्ग था। सो इन दिस वे हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया एंड हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ई। दिस इज आवर आंसर। लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज, इन असर्शन हमें दिया हुआ है इन फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट चेंज। सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप इसका आंसर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटमेंट, रीड द असर्शन एंड देन आप जो है मुझे इसका आंसर दो। सो अगर आपने जो है पहले से अच्छे से स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो है हमारे डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है ना। सो यहाँ पर दिया हुआ डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट चेंज, इट इज़ राइट। ओके, सो हम जो है रीज़न रीड कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो असर्शन हो गया, असर्शन जो है वो एकदम राइट हो गया। उसके बाद रीज़न चेक कर लेते हैं। रीज़न में हमें दिया है कि इन फ्रैंकल डिफेक्ट नो कटायन एंड अनायन लीव्स द क्रिस्टल, सो इट इज़ ऑल्सो राइट। फ्रैंकल डिफेक्ट हमें पता है, फ्रैंकल जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग जो है डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं। डिसलोकेशन, क्यों डिसलोकेशन कहते हैं? क्योंकि हमारे पास हमारा जो कटायन होता है वो क्या करता है, अपनी साइड छोड़कर एक नई पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है ना। उस नई पोजीशन का नाम क्या होता है? उस नई पोजीशन का नाम होता है इंटरस्टिशियल प्लेस, इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। सो इन दैट वे हमारा जो कटायन जो है डिसलोकेट कर जाता है एंड ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल साइट। सो कोई भी कटायन या फिर कोई भी अनायन जो है हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को छोड़कर नहीं जाता है ना, लीव्स द क्रिस्टल नहीं होता। सो नो कटायन एंड अनायन लीव्स आवर क्रिस्टल। सो हमारा जो रीज़न भी है वो भी राइट दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं असर्शन का। असर्शन कहता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट की डेंसिटी कम नहीं होती एंड रीज़न कहता है क्योंकि नो कटायन एंड अनायन लीव्स द क्रिस्टल। सो रीज़न इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट। सो एक्सप्लेनेशन भी जो है करेक्ट है एंड अगर ये तीन जो है राइट हो तो हमें पता है हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए आवर असर्शन इज राइट, रीज़न इज राइट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। सो हमने जो है टोटल 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए एंड आई होप कि आपको जो है बहुत कुछ सीखने मिला होगा। सो अब मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क। सो होमवर्क कुछ इस तरह से होगा। आपको होमवर्क में क्या करना है, इन होमवर्क आपको क्या करना है, मैंने जो सॉलिड स्टेट का जो सुपर 10 सीरीज़ बनाया है टोटल 3 वीडियोज़ है। उन 3 वीडियोज़, इस वीडियो को मिलाकर टोटल 3 लेक्चर्स है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जो ये देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो एंड दिस वीडियो, इन वीडियो में से सारे के सारे जो 10 क्वेश्चंस है उन 10 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। उन 10 क्वेश्चंस को जो सॉल्व करोगे, हर एक वीडियो के टोटल 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे
एंड उन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे आप जो है मुझे ईमेल कर दोगे। एंड जैसे ही आपका ईमेल मुझे मिलेगा तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए 30 मोर क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क होगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो के एंड जो प्रीवियस 2 वीडियो थे हमारे सुपर 10 सीरीज़ के, इन तीनों वीडियो के जो है क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं एक एक करके। एंड सॉल्व करने के बाद टोटल 30 क्वेश्चंस जो है आपको मुझे ईमेल करना है विद सॉल्यूशंस, ओके। जैसे ही आपका मुझे ईमेल आएगा मैं आपको जो है न्यू 30 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करूँगा एंड उसको आपको सॉल्व करके फिर मुझे सबमिट करना है। एंड अगर आप मुझे लगा कि आपने कोई गलती की है तो मैं आपको करेक्ट करके फिर से आपकी ईमेल पे जो है सेंड करूँगा। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए बहुत। एंड हमने जो है सॉलिड स्टेट का जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम जो है एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे एंड इसी तरह विद द हेल्प ऑफ सुपर 10 सीरीज़ हम जो है क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।